दिया अपनी भाभी नंदिता को बड़े चाव से पसंद करके आई थी। वैसे तो पूरा परिवार ही गया था लड़की देखने, लेकिन अगर कोई नहीं गया था वह था उसका भाई रोहित, जो अपनी होने वाली पत्नी को देखने भी नहीं गया। पर जब लड़की वालों ने कहा कि आजकल के ज़माने में यह बात थोड़ी अजीब सी लग रही है कि खुद लड़का ही अपने लिए लड़की देखने नहीं आया, तो लड़के वालों ने बात को संभालते हुए कहा कि लड़का बहुत सीधा है और उसे अपने घर वालों की पसंद पर पूरा भरोसा है। नंदिता के घर वाले लड़के के संस्कारों पर ही बलिहारी हो गए। वैसे तो नंदिता के घर वाले खुद तो लड़के को भी देख चुके थे। बड़े कंपनी के प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। ऊंचा पद, गेहुआ रंग, आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक रोहित, और बातचीत में भी स्नेहिल था। ऐसे लड़के तो किस्मत से मिलते हैं, इनकार कौन कर सकता था भला। पर नंदिता लड़के को देखना चाहती थी, और जब उसने एक दो बार दबे स्वर में अपनी माँ से उसे देखने की इच्छा जताई, तो माँ ने सीधे शब्दों में कहा, लड़का शर्मीला है और अगर तुम जिद करोगी उसे देखने की तो वे लोग तुम्हें बेशर्म समझेंगे। वैसे भी तुम्हारे पापा लोग तो देख ही आए हैं, तो क्या तुम्हें अपने माँ बाप पर इतना भी विश्वास नहीं है? आखिर माता पिता से बढ़कर कोई होता है क्या भला? अपनी माँ की बात सुनकर नंदिता चुप हो गई। आगे कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने फोटो में रोहित को देखा तो उसे अच्छा ही लगा। अक्सर दिया अपनी होने वाली भाभी नंदिता से किसी न किसी बहाने से बात करती रहती थी। दिया अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उसकी होने वाली भाभी बहुत ही समझदार और हंसमुख है। एक दो बार नंदिता ने अपने होने वाले पति रोहित से बात करने की इच्छा जताई, तो दिया ने अपने भाई से बात कराई भी, परंतु हेलो कैसे हैं आप जैसे औपचारिक शब्दों के अतिरिक्त कुछ बात नहीं हो सकी। नंदिता को यह अजीब लगा। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने वाला आधुनिक युवक है या कोई पुरातन विचारों वाला, कुछ समझ में नहीं आता। बाकी सबके अनुसार तो दोनों की जोड़ी एकदम शानदार थी, परंतु नंदिता को रोहित की यह कम बोलने की आदत कभी कभी आदत नहीं बल्कि बेरुखी लगती। खैर, विवाह के मंगल बेला आई और विधिवत पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जब नंदिता अपने ससुराल की देहरी पर पहुंची, तो उसकी प्यारी सी इकलौती ननद दिया ने नेग लेने के लिए गृह प्रवेश के रास्ते में खड़ी थी। उसे अपने भाई रोहित से मोटी रकम चाहिए थी। रोहित ने भी थोड़ी हंसी ठिठोली के बाद उसकी मांग पूरी कर दी। रोहित को ऐसे हंसता देख तो नंदिता ने चैन की सांस ली कि अच्छा, चलो हंसना तो आता है जनाब को। दिन भर अनेक रस्मों के साथ मुंह दिखाई की रस्में भी चलती रही। शाम ढलते ही दिया ने अपनी भाभी को बड़े ही प्यार से उसके कमरे में पहुंचा दिया। अनगिनत ख्वाब अपनी आंखों में बसाकर नंदिता पलंग पर बैठी रोहित के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। पर यह क्या, रोहित तो कमरे में घुसते ही बोला, शादी की रस्में कितनी थकाने वाली होती है ना। मैं तो सो रहा हूँ और तुम भी थकी होगी, तुम भी सो जाओ, कहकर रोहित बिस्तर के किनारे करवट लेकर आराम से सो गया। नंदिता यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। यह कैसी सुहागरात है, थका है पर कम से कम दो बोल प्यार के तो बोल ही सकता था। उसने तो मानो मेरा अपमान कर दिया। क्रोध और अपमान से भरी नंदिता ने ना तो वस्त्र बदले ना ही कुछ कहा, बस दूसरे किनारे पर लेटकर चुपचाप आंसू बहाते हुए जाने कब सो गई। अगले दिन नहा धोकर तैयार होकर जब वह कमरे से निकली, तो चेहरे पर उदासी की परत चढ़ी हुई थी। आज बहू के हाथों खाना बनाने की रस्म थी। मेहमान अधिकतर जा चुके थे, कुछ ही लोग शेष बचे थे जिन्हें आज जाना था। रोहित का छोटा भाई रमन भी दिया की तरह ही चंचल स्वभाव का था और भाभी के साथ कल से ही हंसी मजाक कर रहा था। कल नंदिता भी उसकी बातों में आनंदित थी, पर आज जो गंभीरता की चादर ओढ़ रखी थी, दिया और उसकी माँ से उसकी यह उदासी छिप न सकी। पर मेहमानों के बीच कुछ पूछना उचित नहीं था। रोहित तो सबके सामने इतना सामान्य था कि नंदिता को लगने लगा कि शायद वह सचमुच इतना थका हुआ था कि सहज भाव से सो गया। उसका विश्वास पुनः रोहित पर लौटता कि तभी दूसरी रात आ गई। आज भी उसने वही किया जो कल किया था। नंदिता का सब्र टूट गया और उसने रोहित को उठाया। रोहित उठकर बैठ गया और बोला, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, पर मुझे थोड़ा समय चाहिए। कैसा समय? नंदिता ने पूछा। तो रोहित बोला, यह विवाह मेरी मर्जी के विरुद्ध हुआ है। मेरी जिंदगी में कोई और थी जिसका नाम प्राची था, और मैं इतनी जल्दी उसे भूल नहीं सकता। तो फिर शादी ही क्यों की, यह बताने से क्या फ़ायदा? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? नंदिता ने रोष में कहा। रोहित बोला, किसी से तो विवाह करना ही था। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, तुम्हें इस घर की बहू होने का पूरा सम्मान मिलेगा।
कितना प्यार और लाड मिलेगा यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। रही मेरी बात तो मैं बस थोड़ा समय मांग रहा हूँ, इतना ही। ओहो, बड़ी मेहरबानी आपकी, इतने एहसान किए हैं आपने। नंदिता का स्वर कांप उठा। अगर आप शादी से पहले यह सब बता देते तो मेरी निगाहों में आपका सम्मान होता। विवाह तो मैं तब भी कर लेती, आपको पिछले रिश्ते से उभरने का समय भी खुशी से देती, बल्कि उसमें आपकी मदद करती। पर आप तो ऐसे जता रहे हैं जैसे आपने कुछ गलत ही नहीं किया। इस बार उसके स्वर में क्रोध से ज़्यादा पीड़ा थी। गलत मैं नहीं, मेरे पापा ने किया है। रोहित बोला। कितना समझाया था मैंने उन्हें, पर उनकी एक ही जिद रही कि अपनी जाति में ही विवाह होगा। तो कोर्ट मैरिज कर लेते, इतने ऊंचे ओहदे पर हैं, कोई कमी तो नहीं थी आप में। नंदिता ने कहा। हाँ, वह भी कर लेता, पर जब प्राची के पिता विवाह का प्रस्ताव लेकर आए तो मेरे पापा ने उनका इतना अपमान किया कि प्राची ने मुझसे रिश्ता तोड़कर जल्दबाजी में किसी और से विवाह कर लिया। रोहित ने अपनी मजबूरी बताई। उस रात नंदिता सो नहीं सकी। उसके बाद वह और अधिक उदास रहने लगी। नंदिता को ऐसे उदास देखकर घर के सभी लोग समझ तो रहे थे, पर उसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब रोहित ने इस बारे में पूछा गया तो उसने सहजता से कहा, आप लोगों को चाहिए थी, मैंने लाकर दे दी। अब पत्नी बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। यह बात नंदिता के कानों में भी पड़ी तो वह और क्रोधित हो गई। लाकर दे दी, क्या मतलब हुआ यह? मैं कोई बेजान वस्तु हूँ जो घर में चाहिए थी तो ले आए, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। क्या कहती और किससे कहती? पापा भी सब देख रहे थे और रोहित पर क्रोधित भी थे, परंतु नंदिता ने गौर किया कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद थी। 3 दिन बाद नंदिता के पापा उसे लेने आए। शादी के बाद पहली बार नंदिता मायके जा रही थी। मायके जाने लगी तो मम्मी ने बड़े ही प्यार से उसे गले से लगा लिया, जैसे सांकेतिक रूप से कह रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। बहू, बस इस घर की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। ननंद दिया ने भी कसकर गले से लगाकर कहा। जल्दी वापस आना भाभी, आपके बिना घर सोना हो जाएगा। देवर रमन ने भी आगे बढ़कर नंदिता के पांव छुए। नंदिता ने के पापा को तो बेटी का इतना लाड प्यार और सम्मान देकर अभिभूत हो गई। बस जिसे कुछ कहना चाहिए था उसने नजर भरकर पत्नी को देखा तक नहीं, पर नंदिता के पापा को तो यह उसके आंखों के शील और संस्कार ही लगे। उसकी छवि ही ऐसी थी। नंदिता की विदाई के बाद तो उसके ससुराल में जैसे एक तरह से युद्ध छिड़ गया था। सासू माँ तो रो रो कर कह रही थी, इतनी सुंदर बहू ढूंढ कर दी कि बेटा राह पर आ जाएगा, पर तूने तो उस बेचारे का मान तक नहीं रखा। पता नहीं क्या बताएगी मायके में जाकर यहाँ के बारे में। मुझे तो डर लग रहा है कि बहू वापस आएगी भी या नहीं। सच कहूँ तो अगर मैं उसकी जगह होती ना तो कभी नहीं आती। ननंद दिया ने भी क्रोध मिश्रित चिंतित स्वर में कहा। रमन, जो रोहित से आयु में काफ़ी छोटा था, चुप ही रहा। पापा ने रोहित को समझाने की कोशिश की तो अब तक चुप रोहित बोल पड़ा। आप तो चुप ही रहिए पापा, इन सब के जिम्मेदार आप ही तो हैं। आ तो गई आपकी जाति की बहू, अब इससे आगे उम्मीद मत रखना मुझसे। यह कहता हुआ रोहित अपने कमरे में चला गया। पापा निडाल से वहीं कुर्सी पर बैठ गए। जब रोहित की प्राची से रिश्ते की बात उठी थी तो मम्मी, बहन और भाई ने इस रिश्ते के लिए मना नहीं किया था। यही वजह थी कि वह इन सबसे नाराज नहीं था, परंतु पापा की वजह से रिश्ता नहीं हो सका तो पापा से उसने बात करना छोड़ दिया था। पर अब जो हुआ सो हुआ। प्राची का तो वैसे भी विवाह हो चुका था। नंदिता ने मायके पहुंचकर सामान्य रहने का काफ़ी प्रयास किया। उसके पापा ने जब उसके ससुराल वालों की तारीफ की जड़ी लगाई तो वह शांत रहकर बस फीकी सी मुस्कान दे दी। जब तारीफ रोहित के प्रश्न प्रारंभ हुई तो नंदिता के चेहरे पर जो क्रोध उभरा वह उसकी भाभी पूनम से छिप न सका। वैसे तो माँ भी कहीं न कहीं समझ पा रही थी कि उनकी बेटी खुश नहीं है। अगले दिन जब घर में पुरुष काम पर चले गए तो पूनम ने नंदिता की उदासी का कारण पूछा। माँ भी वहीं आकर बैठ गई। पहले तो नंदिता ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, पर अंत में सब बता दिया। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ को तो जैसे सदमा सा लग गया। कुछ क्षण के लिए मौन ही हो गई। पूनम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे सांत्वना दी। कुछ क्षणों के उपरांत जब वह शांत हुई तो पूनम ने कहा, आगे क्या करने का सोचा है? सोचने की शक्ति ही नहीं बची है भाभी।
बहुत उपेक्षित अनुभव किया स्वयं को। जी तो कर रहा है कि वापस ही ना जाऊं। नंदिता के इतना कहते ही माँ जैसे होश में आई और बोली, ना बेटी, इतना कठोर निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लिए जाते। अच्छी बात यह है कि उस लड़के का विवाह हो चुका है। दामाद जी कब तक उसकी याद में जी पाएंगे? आना तो उन्हें तुम्हारे पास ही होगा। नंदिता को यह बात अच्छी नहीं लगी, परंतु उसके कुछ बोलने से पहले ही भाभी पूनम बोल पड़ी। यह क्या बात हुई मम्मी जी? गलती सरासर रोहित जी की है। एक तो पहले उन्होंने या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने हमें कुछ बताया नहीं। चलो इसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाए, पर विवाह के बाद इस तरह की हरकत को सही कैसे ठहराया जा सकता है? अगर उन्होंने अपने पिता को गलत ठहराने के लिए ही यह विवाह किया था, तो भी हमारी नंदिता के मन को तो घाव दिए हैं ना। भाभी ने कहा तो माँ बोली, अब जो है सो है। अब इस बात को लेकर घर तो नहीं तोड़ा जा सकता। दामाद जी को कभी न कभी सुधर ही जाएंगे, लेकिन अगर घर टूटा तो बाद में कितनी ही तरह की परेशानी मुंह उठाए आएगी। दुनिया तो सदा औरत को ही दोषी देती है। लेकिन मम्मी जी, इसकी वजह से नंदिता के आत्मसम्मान को चोट पहुंची, उसका क्या? पूनम ने समझाना चाहा। नहीं पूनम, इतनी सी बात पर घर टूट जाए, यह मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता। और फिर दामाद जी का व्यवहार तो नंदिता के प्रति खराब नहीं है। वक्त ही तो मांगा है उन्होंने। यदि वह भी नहीं दिया तो सोचो कि लोग क्या कहेंगे। अभी पिछले सप्ताह ही इतनी धूमधाम से शादी हुई थी। छोटे से कस्बे में रहते हैं हम लोग, और छोटी सी जगह में आग की तरह बात फैल जाती है। सब नंदिता की ही गलती निकालेंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि इस बात को यहीं समाप्त करो। घर के पुरुषों तक भी यह बात नहीं जानी चाहिए। तुम्हारे पापा सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अब वही नंदिता का घर है, उसका मान सम्मान बचाना इसका कर्तव्य है। इतना कहकर माँ वहाँ से उठकर चली गई और साथ ही यह भी जतला गई कि अब इस घर पर नंदिता का कोई हक नहीं है। टूटे आत्मसम्मान के साथ भी नंदिता का कर्तव्य अपने ससुराल की इज्जत बचाना ही है। लोग क्या कहेंगे, यह सदा का जलता प्रश्न एक स्त्री के आत्मसम्मान पर हावी था। पूनम के कुछ कहने के लिए माँ को आवाज़ लगानी चाहिए, परंतु नंदिता ने रोक दिया। वह समझ चुकी थी कि बेटी सचमुच पराया धन है और वह पराई हो चुकी है। तभी तो जन्म देने वाली माँ ने भी उसे पराया कर दिया। नंदिता के साथ उसकी ननद दिया रोज उसे फोन करती थी। वे लोग स्वयं को उसका अपराधी समझते थे। नंदिता भी जानती थी कि इस घटनाक्रम में उनका कोई दोस्त नहीं है, और फिर रहना भी उसी घर में है, तो उनसे शिकायत करे भी तो क्या। हाँ, यदि वे लोग यह सत्य पहले बता देते तो अच्छा होता, पर उन्होंने भी शायद सोचा नहीं होगा कि रोहित ऐसा व्यवहार करेगा। एक सप्ताह रहकर नंदिता वापस लौट गई। उसे लेने के लिए रोहित, रमन और दिया तीनों भाई बहन आए थे, लेकिन उनका व्यवहार इतना सामान्य था जैसे सब कुछ ठीक है। माँ को तो उनके इस व्यवहार से नंदिता का भविष्य सुरक्षित दिखा। जाते समय भाभी पूनम ने कहा कि कोई भी परेशानी हो तो मैं साथ खड़ी हूँ। ससुराल वापस पहुंची तो मम्मी जी ने गले लगाकर माथा चूम लिया। पापा जी ने में प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। सबको बहुत तसल्ली मिली थी कि वह वापस आ गई है, और शायद उसने अपने मायके में कुछ बताया भी नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी ने ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया था। बाहर से देखने में सब ठीक था, बस कुछ ठीक नहीं था, तो वह था नंदिता का टूटा दिल। पहले की तरह हंसना खिलखिलाना भूल चुकी थी वह। एक दिन पूनम ने नंदिता को फोन पर समझाया, हालात से समझौता उतना ही करो कि तुम्हें कोई स्थिति तोड़ न सके। जिसे तुम्हारी परवाह नहीं, तुम भी उसकी परवाह करना छोड़ दो। नंदिता ने भी यही सब करने की ठान ली। उसने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। उसे खुश देखने के लिए सभी ने इस फैसले का स्वागत किया। सबके मधुर व्यवहार से नंदिता धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। सबका प्रेम उस पर ही बरसता था। रोहित के व्यवहार को तो सब गलत ही मानते थे। एक दिन रोहित ऑफिस के काम से आगरा जा रहा था। पता नहीं दिमाग में क्या आया कि नंदिता को ताजमहल दिखाने के लिए चलने को पूछ बैठा। नंदिता ने हैरानी से उसे देखा और बोली, प्यार की निशानी ताजमहल को देखना तो जरूर चाहती हूँ, परंतु आपके साथ नहीं।
तो फिर किसके साथ जाओगी? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। तो नंदिता बोली, तो नहीं जाऊंगी, अगले जन्म की प्रतीक्षा कर लूंगी। पर जो पति प्यार ही नहीं करता उसके साथ क्यों ऐसी जगह जाना? वैसे भी छुट्टी नहीं है मेरी। रोहित को कोई जवाब नहीं सूझा और वह 2 दिन के लिए चला गया। ऑफिस का काम समाप्त करके वह अकेला ही घूमने निकल पड़ा। ताजमहल देखने के बाद वहीं एक बेंच पर बैठ गया। इधर उधर बिखरी खूबसूरती निहार रहा था कि अचानक जानी पहचानी खिलखिलाहट उसके कानों में पड़ी। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। पीछे देखा तो प्राची अपने पति की बाहों में बाहें डाले रोमांटिक पोज देकर किसी फोटोग्राफर से फोटो खिंचवा रही थी। दोनों अपने आप में ही मस्त थे। यह देखकर रोहित को बड़ी खींच हुई कि साल भर हो गया शादी को और व्यवहार ऐसे कर रहे हैं जैसे हनीमून पर आए हों। वह प्राची का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए खुद ही उठकर उनके पास चला गया। उसे देखते ही प्राची के चेहरे पर कड़वाहट आ गई और वह बोली, ओहो, तुम यहाँ अकेले हो? पत्नी कहाँ है तुम्हारी? मैंने तो सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई है। एक साथ कई प्रश्न दाग दिए उसने। उसका पति, जो रोहित को पहचानता नहीं था, हंसकर बोला, शादी हो गई है और फिर भी यहाँ आया है? तो प्राची ने व्यंग्य से कहा, यह रोहित है, यह कुछ भी कर सकता है। ओ, तो यह रोहित है। चलो प्राची, मैं नहीं चाहता कि यह तुम्हें किसी भी बात से दुख पहुंचाए। इतना कहकर प्राची का पति उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। रोहित तो देखता ही रह गया और सोचने लगा कि जिसके लिए उसने अपनी इतनी प्यारी और खूबसूरत पत्नी की इतनी अपेक्षा की, आज वही उसे नीचा दिखाकर चली गई। काश मेरी जगह नंदिता आ गई होती तो प्राची को दिखता कि मेरी पत्नी लाखों में एक है। आज रोहित आहत अनुभव कर रहा था। पहली बार उसे नंदिता से मिलने की बेचैनी हो रही थी। आगरा से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। आज उसका दिल चाह रहा था कि जाते ही नंदिता से माफ़ी मांग ले। रात को घर पहुंचा तो काम समाप्त करके जब नंदिता कमरे में आई तो आज पहली बार रोहित ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और उसके गले से लग गया। लेकिन यह क्या, नंदिता ने तो उसे जोर से परे धकेल दिया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि नंदिता ऐसा भी कर सकती है। उसने नंदिता से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी तो नंदिता का क्रोध कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। ओहो, तो आज यह प्यार इसलिए उमड़ रहा है कि पहले प्यार ने तिरस्कार कर दिया आपका। यदि आप उसकी आंखों में आज भी प्यार होता तो आप हमेशा की तरह मुझे तिरस्कार करते। नंदिता ने कहा, ऐसा नहीं है नंदिता। उसके ऐसा करने से मुझे लगा कि जब वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। वह तो तभी आगे बढ़ गई थी जब उसने आपकी शादी से 6 महीने पहले ही शादी कर ली थी और अब हमारी शादी को भी इतना ही समय हो गया है, पर आज तक तुम उसी रिश्ते को पकड़े बैठे हो। नंदिता ने गुस्से से कहा, मान तो रहा हूँ कि गलती हुई है मुझसे, अब तो आगे बढ़ने को तैयार हूँ ना, रोहित ने कहा। लेकिन अब मैं तैयार नहीं हूँ रोहित। आप खुद को समझते क्या है? जब आपका मन करेगा मेरी उपेक्षा करोगे, जब मन करेगा आगे बढ़ जाओगे। मैं कोई बेजुबान गुड़िया नहीं हूँ जो जैसे चाहो खेल लोगे। अब आपकी मेरी नज़रों में वह अहमियत नहीं रही जैसी एक पति की अपने पत्नी के लिए होती है। अच्छा, यह बातें तो फिर अब तक मेरे साथ रह क्यों रही हो? रोहित ने अविश्वास से पूछा। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद जाना तो चाहती थी लेकिन किसी ने जाने नहीं दिया क्योंकि घर के बाकी सदस्यों से भी रिश्ता जुड़ा है मेरा। उनकी खातिर नहीं गई और मायके वालों ने तो मुझे शादी के बाद पराया ही मान लिया, तो वहाँ भी जाना नहीं चाहती थी। यह सुनकर रोहित फिर से माफ़ी मांगने लगा तो नंदिता ने कहा कि उसे सब कुछ भूलने में थोड़ा समय लगेगा। यदि अगर यह समय मुझे दे सकते हो तो ठीक है, वरना तलाक ले सकते हो। इतने सीधे सपाट उत्तर से रोहित सहम गया। अब वह किसी भी कीमत पर नंदिता को खोना नहीं चाहता था। नंदिता का अपना ननंद और भाभी दोनों के साथ सखियों जैसा रिश्ता था, इसलिए उसने उन दोनों की इस घटनाक्रम के बारे में बताया तो भाभी ने तो उसकी प्रशंसा की, साथ ही
ननद दिया ने भी नंदिता की पीठ थपथपाई। दिया भले ही रोहित की बहन थी, परंतु वह सही के साथ खड़ी थी। अब तो नज़ारा देखने वाला था। रोहित सारा दिन नंदिता के आगे पीछे डोलता रहता, हर बात पर उसकी प्रशंसा करता। अब वह धीरे धीरे नंदिता का गुस्सा पिघलने लगा था, परंतु नंदिता ऊपर से कठोर बनी रहती थी। दरअसल अब उसे रोहित की हालत पर तरस तो आता था, परंतु मिन्नतें करवाने में आनंद भी मिलता था। जब गुस्सा पिघल ही चुका था तो प्यार कब तक नहीं उमड़ता। एक दिन नंदिता ने रोहित को माफ कर ही दिया। धीरे धीरे उनके रिश्ते सामान्य हो गए तो घर में सबने राहत की सांस ली। समय गुजरता गया। ननंद दिया शादी करके अपने ससुराल चली गई। नंदिता भी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और अब देवर रमन भी शादी योग्य हो गया था। जब उसके लिए रिश्ते आने लगे तो उसने एक दिन साफ कह दिया कि उसे अपनी मनपसंद लड़के से ही शादी करनी है। इतिहास फिर से अपने आप को दोहराना चाहता था। यह सुनकर मम्मी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रोहित की शादी का घटनाक्रम उनके आंखों के सामने नाचने लगा। पापा अपनी जिद पर कायम थे। रोहित तटस्थ था, परंतु नंदिता चुप नहीं रह सकी। उसने साफ साफ कह दिया कि रमन इस फैसले से वह पूरी तरह उसके साथ है। मम्मी को भी बल मिला। पापा नंदिता को बहुत मानते थे, परंतु इस बात पर सहमत नहीं थे। तो नंदिता ने कहा, पापा जी, यदि रमन अपनी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकता तो फिर उसे कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए। हर बार शादी शादी न होकर समझौता क्यों बने। यह क्या कह रही हो बहू तुम। रोहित ने भी मेरा फैसला माना था और आज वह अपनी जिंदगी में खुश है, तो रमन को भी मानना पड़ेगा, तभी तो वह भविष्य में खुश रह सकेगा। पापा ने समझाया। बस पापा जी, यह तो आपकी भूल है। माता पिता को यह क्यों लगता है कि उनसे बेहतर निर्णय बेटे के लिए कोई ले ही नहीं सकता, जबकि सच तो यही है कि जीवन बेटे को गुजारना होता है, माँ बाप को नहीं। और उस लड़की के जीवन का क्या जो जबरदस्ती की शादी में बर्बाद होकर रह जाती है। तुम कहना क्या चाहती हो बहू, क्या तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। इस बार पापा जी तनिक क्रोध से बोले। हो ही गया था। एक तरफ से पापा जी जब पहली विदाई में मायके गई थी तो यही सोचकर गई थी कि अब वापस नहीं आऊंगी, परंतु वहां जाकर लगा कि यहीं रुक गई तो भगी समझी जाऊंगी। इसीलिए किस्मत से समझौता किया और वापस आकर नौकरी करने लगी। नौकरी के बाद भी जाना चाहती थी, पर आप सबके प्यार ने रोक लिया। इस दौरान मेरे आत्मसम्मान को तो जो ठेस पहुंची थी, उसका दर्द मैंने अकेले झेला है। वह तो मेरी किस्मत ठीक थी कि रोहित सही रास्ते पर आ गया, वरना कभी न कभी यह रिश्ता टूट ही जाता। हमारा रिश्ता भले ही सुधर गया, परंतु तब जो फांस दिल में चुभी थी वो आज भी टीस देती है। तो क्या आप अब भी चाहते हैं कि यह सब फिर से इस घर में दोहराया जाए। इतना कहकर नंदिता ने बात खत्म की, पर पापा जी सोच में पड़ गए और थोड़ी देर के बाद ही रमन की ओर देखते हुए बोले, रमन, कल ही लड़की से मिलवाओ। उसके माँ बाप राजी हैं भी या नहीं, नहीं भी है तो मैं मनाऊंगा उन्हें। यह सुनकर अचानक पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई और रमन खुशी से नाचने लगा। मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।